जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परमार वंश के 50वें राजा उपेंद्र शाह, दिलीपत शाह एवं 51वें राजा प्रदीप शाह के बारे में। चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज के सेशन को। इससे पिछले टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो हमने डिस्कस किया था राजा फतेहपति शाह के बारे में। दो पार्ट हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि परमार वंश के 49वें राजा हैं फतेहपति शाह, और इनके शासनकाल में काफी सारे युद्ध हुए हैं, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी के बीच हो, चाहे कुमाऊं के राजाओं से हो। तो भंगाणी का युद्ध हो गया, यहाँ पर दुधौली का युद्ध, इन सभी युद्धों का डिस्कशन हम ऑलरेडी अपने पुराने लेक्चर में कर चुके हैं दोस्तों। और आज पढ़ते हैं 49वें राजा फतेहपति शाह के पुत्र उपेंद्र शाह, जिनका क्रम है 50वां, यानी उपेंद्र शाह परमार वंश के क्रमों में 50वें राजा है और दिलीप शाह हैं इनके भाई। पहले फतेहपति शाह के पुत्र उपेंद्र शाह 50वें राजा सन 1716 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे हैं और ये परमार वंश के 50वें राजा है। कौन? उपेंद्र शाह, जो कि फतेहपति शाह के पुत्र हैं। दोस्तों, इस राजा की मृत्यु 22 वर्ष की उम्र में हो जाती है, यानी कुछ टाइम तक ये शासन करता है गढ़वाल पर। और यानी दोस्तों ये ओनली 9 महीने गद्दी पर बैठा था, अर्थात ये गढ़वाल पर 9 महीने शासन करता है और उसके पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। कई इतिहासकारों ने बताया है दोस्तों कि इसकी मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी 22वें साल में, यानी 22 वर्ष की उम्र में राजा उपेंद्र शाह की मृत्यु हो गई थी और दीपावली के दिन। दोस्तों, इसकी कोई भी संतान ना होने के कारण इसके भाई दिलीप शाह इसके बाद राजगद्दी पर बैठे। दोस्तों, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सपोज अगर एग्जामिनर थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन बनाए या मॉडरेट क्वेश्चन बनाए तो पूछ सकता है कि यार उपेंद्र शाह की मृत्यु या कौन से दिन हुई थी, यानी ये भी पूछ सकता है कि किस राजा की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी। तो किस राजा की मृत्यु हुई थी? ये हुई थी परमार वंश के 50वें राजा उपेंद्र शाह की मृत्यु। अब बात करते हैं दोस्तों आफ्टर डेथ ऑफ उपेंद्र शाह, यानी उपेंद्र शाह की मृत्यु के बाद परमार वंश की राजगद्दी पर बैठते हैं दिलीप शाह सन 1716 ईस्वी में। दोस्तों, ये मात्र 2 महीने शासन करते हैं गढ़वाल पर और 1716 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठते हैं। 1717 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है, यानी ये लगभग 1716 के नवंबर या दिसंबर में राजगद्दी पर बैठे होंगे और जनवरी यानी 1770 में जनवरी में इनकी डेथ हो गई होगी। इसी कारण ये ओनली 2 महीने शासन करते हैं गढ़वाल क्षेत्र पर। अब दोस्तों, इसमें एक डाउट है कि परमार वंशावली में इसे 51वां राजा नहीं माना गया। वैसे जब उपेंद्र शाह को 50वां राजा माना गया, उसके बाद दिलीप शाह राजगद्दी पर बैठे हैं तो उनको 51वां राजा माना जाना चाहिए था, लेकिन इनका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होने के कारण, बहुत कम होने के कारण इसे परमार वंशावलियों में 51वां राजा नहीं माना गया। तो ये टॉपिक क्या, ये पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों कि इसे 51वां राजा नहीं माना गया है परमार वंशावलियों में। 51वां राजा माना जाएगा दिलीप शाह के पुत्र प्रदीप शाह, यानी 1717 ईस्वी में इनकी डेथ के पश्चात इनके पुत्र प्रदीप शाह राजगद्दी पर बैठेंगे, गढ़वाल की राजगद्दी पर बैठेंगे और इन्हें 51वां राजा यानी प्रदीप शाह को 51वां राजा माना जाएगा परमार वंशावली में। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है दोस्तों कि परमार वंशावलियों में राजा दिलीप शाह को 51वां राजा नहीं माना गया है और उनके पुत्र प्रदीप शाह को माना गया है 51वां राजा परमार वंशावली। इसके पश्चात दोस्तों सन 1717 ईस्वी में
राजा प्रदीप शाह राजगद्दी पर बैठते हैं। 1717 से लेकर 1773 यानी 1770 से लेकर 1773 तक ये गढ़वाल पर शासन करते हैं, यानी काफी लंबे समय तक गढ़वाल पर शासन करते हैं। और इनके समकालीन कुमाऊं में राजा हैं देवीचंद। इनके समकालीन कुमाऊं में राजा हैं देवीचंद। और देवीचंद क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि जैसे मेरे पूर्वजों या मेरे से पहले राजाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया है, तो उनकी भांति मैं भी गढ़वाल पर आक्रमण करूंगा। तो क्या करता है देवीचंद, सन 1723 ईस्वी में एक प्लान बनाता है और अटैक करता है गढ़वाल पर। और गढ़वाल के बधानगढ़ में थोड़ी बहुत लूटपाट मचा देता है ये देवीचंद। और इसके पश्चात जैसे ही इस राजा प्रदीप शाह को पता चलता है कि देवीचंद ने बधानगढ़ पर आक्रमण कर दिया है, तो ये अपनी एक छोटी सी सेना भेज देता है इसके साथ आक्रमण करने के लिए। और दोस्तों फिर 1723 ईस्वी में गढ़वाली सेना एवं इस देवचंद की सेना के बीच आक्रमण होता है। और इस युद्ध को जाना जाता है रणचूला घाट युद्ध। यानी ये युद्ध रणचूला घाट एक जगह है, वहां पर हुआ था, इसलिए इसको रणचूला घाट युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में गढ़वाली सेना की हार हो जाती है, यानी प्रदीप शाह की हार हो जाती है इस युद्ध में। कौन से युद्ध में, रणचूला युद्ध, जो कि 1723 ईस्वी में हुआ था देवीचंद एवं परमार वंश के 51वें राजा प्रदीप शाह के बीच। इसके बाद दोस्तों इस देवीचंद यानी इस युद्ध को जीतने के बाद देवीचंद का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और ये क्या करता है, ये बोलता है कि मैं अब वादा करता हूं इसके बाद तुरंत श्रीनगर पर अटैक करूंगा। यानी गढ़वाल के श्रीनगर पर अटैक करने की प्लानिंग करता है देवीचंद कि मेरे पूर्वजों ने तो कभी गढ़वाल के श्रीनगर पर अटैक किया था लेकिन जीते नहीं थे, यानी श्रीनगर को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं लिया है कुमाऊं के किसी भी राजा ने। तो देवीचंद कहता है कि अब मैं श्रीनगर पर अटैक करूंगा और इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लूंगा। तो फिर 1723 ईस्वी में, यानी मान के चलो सपोज अगर पहला वाला युद्ध जनवरी 5 में हुआ हो, मार्च में हुआ, तो लास्ट दूसरा युद्ध आपका दिसंबर नवंबर ऐसे करके हुआ होगा। तो 1723 ईस्वी में ही एक गणाई का युद्ध, यानी अब देवीचंद गढ़वाल पर आक्रमण करता है, गढ़वाल के श्रीनगर पर सन 1723 ईस्वी में। और इस बार राजा प्रदीप शाह अपनी सेना को ताकतवर बना देता है, यानी काफी शक्तिशाली बना देता है अपनी सेना का। और जैसे ही राजा देवीचंद आक्रमण करता है गढ़वाल के श्रीनगर पर और आक्रमण करने के पश्चात इसकी बुरी हार हो जाती है, यानी बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है राजा देवीचंद की और वो युद्ध हार जाता है। अर्थात इसमें गढ़वाली सेना या राजा प्रदीप शाह की जीत हो जाती है। और इस युद्ध को जाना जाता है दोस्तों गणाई का युद्ध। गणाई एक जगह है श्रीनगर के पास में और इस युद्ध को जाना जाता है गणाई का युद्ध के नाम से। तो दोस्तों अब देवीचंद हार गया है, पहला युद्ध तो जीत गया था, दूसरा युद्ध हार गया। अब दोस्तों देवीचंद कहता है कि यार अब तो शर्म की बात होगी, बेइज्जती भी होगी कि हम श्रीनगर हार गए हैं। मैंने तो वादा किया था कि हम श्रीनगर को जीतेंगे, लेकिन देवीचंद की बुरी तरह से हार हो जाती है इस युद्ध में। अब देवीचंद क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर हवाला बाग के आसपास एक पहाड़ी थी, हवाला बाग। तो देवीचंद क्या करता है, हवाला बाग की इस पहाड़ी को श्रीनगर नाम दे देता है। यानी जब बेइज्जती हो जाती इसकी हारने के पश्चात, तो ये क्या करता है, हवाला बाग में एक छोटी सी पहाड़ी पर अटैक करता है और उसको श्रीनगर नाम देता है और कुछ टाइम तक वहां पर शासन कर लेता है। इस हवाला बाग के स्थान पर अटैक करने के बाद कुछ समय शासन करता है और उसको श्रीनगर नाम देता है, ताकि प्रजा में लोग ऐसा ना बोले कि ये राजा
हार गया है। तो दोस्तों ये एक श्रीनगर बना देता है छोटा सा और कहता है कि मैं जीत गया। और इस तरह की चालाकी या इस तरह की बुरी हरकत के कारण इसको चंद्रवंश का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। चंद्रवंश का मोहम्मद बिन तुगलक। जिस प्रकार दोस्तों गढ़वाल के राजा श्याम शाह को मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया, उसी प्रकार कुमाऊं के राजा यानी चंद्रवंश के राजा देवीचंद को मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि चंद्रवंश का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? देवीचंद। और परमार वंश यानी गढ़वाल के किस राजा को मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि दी गई या कहा जाता है, तो किसको? राजा श्याम शाह। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें 2018 में कनिष्ठ साहित्य एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफी समृद्धि प्राप्त की है, वह सिंहासन पर कब बैठा था? अर्थात प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफी समृद्धि प्राप्त की थी और वह सिंहासन कौन सी डेट या कौन से सन में बैठा था? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, 1717, 1712, 72 एंड 08। तो अब बात करते हैं दोस्तों 5 भाई कटैच या 5 भाई कठैच। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं इन 5 भाइयों के बारे में कि ये 5 भाई कटैच थे या कठैच थे। तो जानते हैं दोस्तों कि किस इतिहासकार ने क्या बताया है इन 5 भाइयों के बारे में। दोस्तों इतिहासकार हर्षदेव रतूड़ी जी ने बताया है कि ये 5 भाई हरक सिंह कटौत जी के पुत्र थे। किसके? हरक सिंह कटौत जी के पुत्र थे ये 5 भाई। और इन्होंने राजा फतेह शाह के शासनकाल में प्रजा पर काफी अत्याचार किया। यानी जब राजा फतेह शाह बहुत छोटे थे उस टाइम इन 5 भाई कटौचों ने गढ़वाल पर या गढ़वाल की प्रजा पर अत्याचार किया। तो हर्षदेव रतूड़ी जी का कहना है कि ये कटौच थे 5 भाई। और अब लेकिन गढ़वाल का ऐतिहासिक वृत्तांत तथा रेपर का वृत्तांत इन 5 भाइयों को किसी और का पुत्र बताते हैं। यानी गढ़वाल का ऐतिहासिक वृत्तांत एवं रेपर का वृत्तांत इन 5 भाइयों को किसी और का पुत्र बताते हैं। ये कहते हैं दोस्तों कि ये सादर सिंह कटैच के 5 पुत्र थे और राजा प्रदीप शाह के समय इन्होंने प्रजा पर अत्याचार किया। राजा प्रदीप शाह 51वें राजा हैं परमार वंश के और इनका टाइम पीरियड है 1717 से लेकर 1773 तक ये शासन करते हैं गढ़वाल क्षेत्र पर। और इनके शासनकाल में इन 5 भाई कठैत यानी सादर सिंह कटैच जी के 5 पुत्रों ने गढ़वाल की प्रजा पर घोर अत्याचार किया। और ये 5 भाई कठैत उपेंद्र शाह की कटरायन महारानी के संबंधी थे। कुछ इतिहासकारों ने बताया कि ये 5 भाई कठैत उपेंद्र शाह की कटरायन महारानी के संबंधी थे, जो कि बाद में राजमाता कनक देवी के सहयोगियों ने इन 5 भाइयों को पंचभैया में मार डाला। अर्थात राजमाता कनक देवी के सहयोगियों ने इन 5 भाइयों कठैतों को, जो कि सादर सिंह कटैच जी के पुत्र हैं, इनको पंचभैया में मार डाला पुराने थाने की सहायता से। अब दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें इन 5 भाइयों से लेकर। अलग अलग मत तो हमने पढ़ लिए हैं कि हर्षदेव रतूड़ी जी कहते हैं कि हरक सिंह कटौत जी के पुत्र हैं। गढ़वाल का ऐतिहासिक वृत्तांत और रेपर का वृत्तांत कहता है कि ये सादर सिंह कटैच जी के पुत्र हैं। तो ये मत हमने पढ़ लिए हैं दोस्तों। और इसमें से अगर सपोज क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में कि 5 भाई कटैच या कठैत किस परमार वंशीय
राजा के समय गढ़वाल की प्रजा पर अत्याचार करते हैं। तो किसकी, या तो ऑप्शन में प्रदीप शाह आएगा या तो फतेहपति शाह। दोनों ऑप्शन आपको ध्यान रखना दोस्तों। वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में डिलीट हो जाते हैं, ऑब्जेक्शन लगा देते हैं स्टूडेंट उन पर कि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों वैसे तो आयोग पूछेगा नहीं इस क्वेश्चन को कि 5 भाई कठैत या कटौच किस परमार वंशीय राजा के शासनकाल में गढ़वाल की प्रजा पर अत्याचार करते हैं। अगर पूछा भी जाए तो आप दोनों आंसर याद रखना दोस्तों, या तो ऑप्शन में प्रदीप शाह होगा या तो फतेहपति शाह होगा। तो दोनों में से एक आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों किस किस प्रकार इन्होंने गढ़वाल की प्रजा पर अत्याचार किया है। दोस्तों हर्षदेव रतूड़ी जी कहते हैं कि इन 5 भाई कठैतों ने या कटौचों ने गढ़वाल पर चुलकर कर एवं शूंदा सुआकर लगाए थे। अर्थात हर्षदेव रतूड़ी जी और गढ़वाल का ऐतिहासिक वृत्तांत एवं रेवर का वृत्तांत दोनों कहते हैं कि इन 5 भाइयों ने गढ़वाल की प्रजा पर यानी प्रदीप शाह या फतेहपति शाह के समय गढ़वाल की प्रजा पर 2 प्रकार के कर लगाए थे। कौन कौन से, चुलकर कर एवं शूंदा सुया टैक्स। अब जानते हैं दोस्तों है क्या चुलकर कर। तो दोस्तों चुलकर का मीनिंग है कि जिस घर में जितने चूल्हे होंगे उतने ही रुपये देने पड़ेंगे इन 5 भाई कठैत या कटौच को। और शूंदा सुया कर की बात करें तो इसका अर्थ है यहाँ पर दोस्तों कि जिस परिवार में जितनी औरतें होंगी उतने ही सूपे अनाज के देने होंगे इन 5 भाई कठैत या कटौच को। तो अभी तक